हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग 10th क्लास का क्षितिज से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई और इनका आकस्मिक निधन हो गया, यानी अचानक इनकी मृत्यु हो गई 1983 ईस्वी में। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता भी है। ये पाठ संस्मरण है। संस्मरण अर्थात यादें। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्सचैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, यानी कि आत्मा से उनका संबंध जुड़ा हुआ था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। यानी लेखक और फादर का एक आत्मिक संबंध था जो इस लेख के माध्यम से हमको मिलता है। फादर कामिल बुल्के विदेशी थे और विदेशी होते हुए भी, साधु होते हुए भी वो एक साधारण व्यक्ति से थे। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और हिंदी भाषा और बोलियों के लिए अगाध प्रेम का उदाहरण भी माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदुस्तान में आकर हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी हमारी हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने राम कथा को रचित किया, है ना, उसका ट्रांसलेट किया। तो इस तरह से इनका बहुत कुछ देखने को मिलता है। पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। कहने का तात्पर्य है, फादर को जहरबाद का अर्थ होता है उनको एक फोड़ा, ऐसा फोड़ा जो बहुत ही विषैला था, उनके शरीर में निकल चुका था और उसी से उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह की मृत्यु का विधान क्यों, ये लेखक पूछ रहे हैं। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। फादर का रंग गोरा, सफ़ेद झाई मारती, भूरी भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को हमेशा सबको आतुर रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में कि वे अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। जो भी फादर के नज़दीक थे उन सबको वो गले लगाने के लिए आतुर रहते थे, अपना प्रेम उड़ेलने के लिए आतुर रहते थे।
35 साल से इसका साक्षी था, यानी लेखक 35 वर्षों तक फादर के साथ रहे हैं और इसका साक्षी भी दे रहे हैं। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव उनकी छाती पर मैं महसूस करता हूँ, यानी किस तरह से वो मुझे गले लगाते थे ये आज भी मैं महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे। यहाँ तक कि उनका जब पहला बच्चा हुआ तब भी मुंह में अन्न डालना, अन्नप्राशन जिसको कहते हैं, अन्न डालने का कार्य भी फादर ने ही किया। उनकी नीली आंखों में चमकता हुआ वात्सल्य यानी बच्चों से प्रेम हमेशा दिखाई देता था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू का अर्थ होता है घनी छाँव में, घनी पेड़ की छाँव में, है ना। तो देवदारू की छाया में खड़े होना सा लगता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ फादर के बारे में बातें बताना। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखिए देखिए मैंने इसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि जो भी कहानी वो पढ़ते थे उनके बारे में वो बताते थे, देखिए देखिए मैंने इसे पढ़ लिया है। मैंने आज तक उनको क्रोध करते नहीं देखा, कभी आवेश में देखा है और ममता और तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। यानी कि क्रोध में मैंने उनको कभी नहीं देखा, हाँ आवेश में मैंने देखा है। आवेश यानी कि काम करने के, काम अगर सिर पे होता है तो आदमी कितना आवेश में होता है कि कैसे मुझको ये काम पूरा कर लेना है, तो आवेश में वो रहते थे, ये मैंने देखा है। लेकिन क्रोध करते मैंने उनको कभी नहीं देखा। अक्सर उन्हें लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। पूरा घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। यानी कि फादर कामिल बुल्के रैम्स चैपल में जन्मे, यूरोप के बेल्जियम में, और वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उनके मन में क्या ऐसी बातें आ गई कि उन्होंने साधु बनने का निर्णय कर लिया, पुरोहित बनने का निर्णय कर लिया और उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया और वो भी भारत आकर अपनी सेवा देने का ऐसा क्यों सोचा, जबकि घर भरा पूरा था, बहन थी, माँ थे, पिता थे, भाई लोग थे। तो लेखक के मन में ये बातें हमेशा उठती थी और लेखक फादर से, कामिल बुल्के से पूछ बैठते हैं, क्या आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर इसके जवाब में बोलते, मेरा देश तो अब भारत है। फिर लेखक कहते, नहीं नहीं मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो कहते फादर कामिल बुल्के कि हाँ याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। फिर लेखक आगे प्रश्न पूछते हैं, घर में किसी की याद आपको आती है कि नहीं? इस पर फादर माँ को याद करते हैं और माँ की याद आती है उनको, ये कहते हैं कि मुझे कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर वो माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे, ये मैंने देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, जो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, यानी कि फादर कामिल बुल्के को अपने पिता और भाइयों से उतना लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, रैम्स चैपल में ही पादरी था। एक भाई काम करता था, उसका भरा पूरा परिवार था। एक बहन थी जो बहुत सख्त और जिद्दी थी।
कामिल बुल्के बता रहे हैं कि बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। फादर में भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम वो गए थे। यानी कामिल बुल्के सिर्फ 2 से 3 बार ही भारत से बेल्जियम अपने परिवार से मिलने गए थे, नहीं तो उन्होंने अपनी पूरी उम्र हमारे देश भारत में ही बिताया। भारत जाने की बात क्यों उठी, यानी कि लेखक भी कभी कभी पूछते हैं कि क्या बात हो गई जो आप भारत आ गए। तो इसके जवाब में फादर कामिल कहते हैं, मैं नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई, यानी मन में था और मैंने अपने मन की बात मान ली और भारत आ गए। पहले तो भारत आने के बाद जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। यानी कि जो पादरी बनते हैं ना, उनको या तो जीसस संघ में या डेसिशन संघ में अपना पढ़ाई करना रहता है। तो इन्होंने जीसस संघ में अपनी पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में भी पढ़ते रहे, फिर कलकत्ता चले आए। कलकत्ता में आने के बाद उन्होंने बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। यानी कि जिन दिनों ये एमए कर रहे थे उसी समय में विभाग के अध्यक्ष, यानी कि एचओडी जो बोलते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे धीरेन्द्र वर्मा। वो शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया। यानी कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उसी समय में फादर कामिल बुल्के ने भी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना कार्य पूरा किया। 1950 में ही इन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। यानी कि फादर ने ब्लू बर्ड नामक नाटक का अपनी मातृभाषा हिंदी में क्या किया, उसका रूपांतरण किया, जिसका नाम उन्होंने दिया नील पक्षी। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यानी कि ये विभाग के अध्यक्ष हो गए, एचओडी हो गए रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के। और फिर वहाँ से उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। यानी कि जो आप डिक्शनरी पढ़ते हो ना, अंग्रेजी का हिंदी कोश और हिंदी का अंग्रेजी कोश, तो वो वहाँ पर रहकर अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार भी किए। फिर वहीं पर वो बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़े तो वो पटना आए, फिर दिल्ली आए और चले गए, यानी कि गुजर गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर कामिल बुल्के हमारे देश में 47 वर्षों तक रहे और उनकी मृत्यु 73 वर्ष की उम्र में हो गई। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जब रिश्ता बनाते थे ना तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी उनसे मिलने पर वो उन्हें पहचान लेते थे। फिर उनकी चिंता हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते और इसके बारे में तर्क वितर्क करते हमने देखा है। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में भी वो संतावना के जादू भरे शब्द बोलते थे, जिसको सुनकर मन रोशनी से भर जाता था। कहने का तात्पर्य है कि कामिल बुल्के को कभी कभी बहुत ज़्यादा झुंझलाते इसी बात पर हमने देखा है कि हिंदी वाले ही अपनी हिंदी की उपेक्षा करते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया।
और कभी कभी ऐसा होता था कि इनके जादू से मन एकदम भर जाता था। जैसे कि मैं उन दिनों को याद करना चाहूँगा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, जब फादर के शब्दों से झरती विरल शांति मुझे मिली थी। यानी कि उन्होंने उस समय मुझे ऐसे ऐसे शब्द बताए जो सांत्वना से भरे थे, और उन शब्दों को मैं सुनकर अपने मन में बहुत शांति महसूस करने लगा। 18 अगस्त 1982 की सुबह को 10 बजे का समय था। फादर की मृत्यु हो गई, और 18 अगस्त 1982 की सुबह मुझे याद आ रही है, जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, जिसमें से रघुवंश जी का बेटा और उनके कुछ परिजन राजेश्वर सिंह, उसे उतार रहे थे। कहने का मतलब है कि फादर का कब्रगाह में देह उतारना है, इसलिए उनको कब्रगाह में लाया गया और नीली गाड़ी से उनके ताबूत को उतारा गया। उस समय कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा था, राजेश्वर सिंह, ये सब को मिलकर उनके डेड बॉडी को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहले, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी ठंडी उदास छांव में पहले से ही खामोश दुखी वहाँ पड़े थे। कहने का मतलब है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश और रघुवंश भी, जो अकेले इस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, वहाँ पर उनकी भी कब्रें थीं। अब इनके देह को उतारना है कब्र में। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि के अंतिम संस्कार भी शुरू हुए। फिर रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा धर्म विधि शुरू हुई और मसीही विधि से उन्होंने प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर बुलके धरती में जा रहे हैं, यानी कि जब उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की तो उनके ये शब्द थे कि फादर कामिल बुलके धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। ये था उनका वचन, क्योंकि ये एक रत्न ही थे जो जन्मे थे यूरोप में, बेल्जियम के शहर रेम्स चैपल में, और पूरा जीवन उन्होंने साधु के समान हमारे भारत देश में बिताया। हमारी हिंदी के लिए अंत तक फाइट करते रहे, और ऐसा ही रत्न अब हमारे धरती की गोद में समा रहा है। और उनका यही कहना है कि ऐसे रत्न इस धरती से और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता, लेखक यहाँ बता रहे हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा था, यानी कि उनके लिए रोने वालों की कमी उस समय नहीं थी। फादर को शायद यह पता भी नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी या नहीं। इस तरह से फादर कामिल बुलके, जो विदेशी धरती पर जन्मे, हमारी भारत की भूमि में समा गए, वो हमारे बीच से चले गए। जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था।
जिसकी स्मृति हम सबके मन में उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बना रहेगा। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो यहाँ लेखक ने फादर कामिल बुल्के के जीवन को याद किया और उनके संस्मरण को, उनकी यादों को यहाँ पर उन्होंने लिख डाला, एक ऐसे सन्यासी की कहानी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे के वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर आपको भेजूंगी। थैंक यू।